सो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? इन डेप्थ एनालिसिस के इस वीडियो में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों को पता है, अभी हम लोग भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि यूरोपियन का यहाँ पर भारत में आगमन कैसे हुआ था। और उस कड़ी में हमने पुर्तगाल और डच के बारे में देखा था। आज इस वीडियो में हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे। यह वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा दिन राज किया। और आज तक हम मेजॉरिटी ऑफ जो हमारी हिस्ट्री होती है, सो वी रीड अबाउट देम ओनली। तो आइए समझते हैं कि ये बेसिकली शुरुआत कैसे हुई। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि यूरोपियन एडवेंट 1498 से शुरू हो गई थी, जब वास्को डी गामा इंडिया में आया और कोलंबस इंडिया की खोज करते हुए अमेरिका पहुंच गया था। तो बेसिकली ये वो दौर था जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी चरम सीमा पे था। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रही है, कहीं भी इंडस्ट्री लग रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि रॉ मटेरियल की डिमांड उठेगी। अब रॉ मटेरियल की डिमांड पूरी करना उस समय यूरोप में संभव न था। दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि चूँकि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर हो चला था, तो यूरोप में आपस में ही एक उठापटक चल रही थी। उस समय ऑटोमन एम्पायर और फ्रेंच, ये सब जो रिवॉल्यूशन थे, ऑस्ट्रियन एम्पायर था, तो इन सब के बीच में एक खुद का एक बैटल चल रहा था। बेसिकली जो छोटे देश थे वहाँ पे, तो वो क्या किए, वो एक तरह से बाहर की ओर निकलना चाहा और अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जो उनके रॉ मटेरियल की ज़रूरतें हो रही थी उसे पूरा करने के लिए वो ऑफशोर निकलने की कोशिश की। वो बाहर की ओर भागे, अमेरिका गए, अफ्रीका के रुख किए, इवन एशिया का रुख किया और इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इन सब जगहों पे इन्होंने कब्जा जमाया। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जब पुर्तगाल यहाँ पे आए, इंडिया में आए, वास्को डी गामा जब 1498 में यहाँ आए और लेटर ऑन जब उन्होंने यहाँ से ट्रेड करना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में इंडियन मसालों की एक बहुत बड़ी खेप वहाँ पे जाती थी और जो यूरोप की बाज़ार में एक अपने आप में एक अनोखा सा था। एंड दैट लेड टू बेसिकली डिमांड, जब डिमांड उनकी होने लगी स्पाइसेस की, राइज होने लगी, तो अदर जो भी यूरोपियन नेशन थे उन लोगों ने सोचा कि आखिर ये इतना मुनाफा कमा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा था कि वास्को डी गामा जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने पूरा जो 2 साल यहाँ पे जो व्यापार करके यहाँ से जो सामान लेकर गया था, तो जब उन्होंने उस सामान को यूरोपियन बाज़ार में बेचा और इंडिया में जो उनका खर्च हुआ था उसके मुकाबले उन्हें 60 गुना ज़्यादा कीमत वहाँ पे मिली थी। तो ये एक सुनहरा मौका था यूरोपियन के लिए और उन लोगों ने ये इस चीज़ को भुनाने की सोची। ये जो मौका है, इस मौके को भुनाने का सोचा और ये आत्मनिर्भर बनने की चाह में एक कदम आगे बढ़े। अब इसी कड़ी में इंग्लैंड ने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को लास्ट डे ऑफ 1600 मीन्स 31 दिसंबर 1600 को इन्होंने इंग्लिश ब्रिटेन ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया और इनका मेन एम था कि वो भी ईस्ट इंडिया की ओर आए, एशिया में भारत की ओर आए और यहाँ से व्यापार करें। शुरुआत में इन लोगों ने भी डच के साथ हाथ मिलाया था, क्योंकि इन दोनों के जो दुश्मन थे वो कॉमन थे। वो थे पुर्तगीज़ और कैथोलिक स्पेन। और चूँकि इन दोनों के का एम एक सेम था कि इन दोनों के दुश्मन सेम थे और एम एक था कि हम जाकर व्यापार करें, इसलिए ये दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी और इट ब्रॉट देम क्लोजर। ऐसे भी कहा जाता है कि दुश्मन
जो आपस में दुश्मन होते हैं वो आपस में दोस्त हो जाते हैं। पर however familiarity breeds contempt, and soon the English realized that the Dutch were not willing to sell their space in Spice Island। और समय की नज़ाकत के साथ जब डच ने पोर्तुगीज को हराकर स्पाइस मार्केट पे कब्जा कर लिया, तो वो अपना शेयर इंग्लैंड के साथ बांटने को तैयार नहीं हुए। और धीरे धीरे ये आपस की जो दुश्मनी थी ये आपस में बढ़ती चली गई। एंड उस समय ब्रिटेन उतना ताकतवर नहीं था और उसे इंडिया भागकर आना पड़ा एज ए रिफ्यूजी। धीरे धीरे ये होने लग गए कि डच वालों के लिए अदर जो यूरोपियन नेशन थे उस समय या तो पुर्तगाल हो या फिर डच हो, इन दोनों की इस मार्केट में मोनोपोली थी। ब्रिटिश धीरे धीरे अपना पाँव यहाँ पे पसार रहे थे। अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि पहला और दूसरा जो जहाज़ आया था, वॉयाज से कहते हैं जहाज़, वो इंडिया के लिए नहीं था बट टू एकिन, बेंटम एंड मलक्का। जब ये स्पेन और पुर्तगाल के बीच इनकी सुलह हो चुकी थी तो 1604 में ये डिसाइड किया गया इंग्लैंड में कि अब जो तीसरा जो हमारा जहाज़ बेरा जो है वो बंटम जाएगा और एक अटेम्प्ट होगी कि हम एडन और सूरत में से हम व्यापार शुरू करें। तो उस समय सेकंड इन कमांड थे विलियम हॉकिंस और उनके पास एक चिट्ठी थी किंग जेम्स का, जो उस समय के ब्रिटेन के शासक थे, किंग जेम्स फर्स्ट। और वो मुग़ल के दरबार में आए और उस समय मुग़ल कोर्ट में यहाँ पर राजा थे अकबर। तो अकबर के दरबार में किंग जेम्स प्रथम का पत्र लेकर विलियम हॉकिंस पहुँचे और उन्होंने यहाँ पे इच्छा जाहिर की कि महाराज बादशाह हमें व्यापार करने का मौका दो। पर अकबर ने उन्हें ये मौका न दिया। समय आगे बढ़ी, 1604 के बाद सीधा 1611, और उस समय एक कैप्टन मिडल्टन थे। उन्होंने स्वाली एक जगह है सूरत के पास, वहाँ पर आए और वहाँ पे जो मुग़ल के जो गवर्नर थे जो समय वहाँ पे राज कर रहे थे सूरत में, उन्होंने इन्हें इस कैप्टन मिडल्टन को परमिशन दे दी। पर उस समय इन्हें पुर्तगीज़ का बहुत अपोजिशन झेलना पड़ा था, पर चूँकि मुग़ल का यहाँ पे शासन था और उन्होंने ही और उस समय मुग़ल की चलती थी, बोलती थी, तो कोई भी यूरोपियन उस समय ये चाह नहीं सकता था कि मैं यहाँ पे आके लड़ाई झगड़ा इनसे करूँ। तो बेसिकली जब मुग़ल के जो गवर्नर थे उन्होंने ही इसे जब परमिशन दे दी तो बेचारा पुर्तगीज भी क्या करता। अब जब लॉर्ड मिडल्टन को 1611 में मुग़ल गवर्नर ने परमिशन दे दी तो इससे एक यूरोपियन जो ब्रिटिशर्स थे उनके मन में हुआ कि क्यों ना एक ऐसे डिप्लोमेट को भेजा जाए जो अपनी बातों को मनवा सकता है। और इसी कड़ी में 1612 में मुग़ल जो बादशाह थे जहांगीर, ये अकबर के बाद आए थे, तो इन्होंने सर थॉमस रॉ को ब्रिटेन का फर्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया के तौर पे स्वीकार किया। अब ये सर थॉमस रॉ एक बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, उनमें बोलने की बहुत मतलब अपनी बात को रखने का एक बहुत ही अनोखा एक हुनर था उनके पास। और ये इनकी डिप्लोमेसी जो थी ये अपने आप में काबिल तारीफ़ थी। और ये इसलिए तारीफ़ थी कि 1618 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम देयर अनस्पोकन अनसेड नेवल एड। मतलब मुग़ल बादशाह जहांगीर को सर थॉमस रॉ पे इतना भरोसा हो गया था, उन्हें लगता था कि ये मेरा जो समुद्री ताकत है इसे बढ़ाने का काम करेगा। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए सर थॉमस रॉ ने इतना अच्छा डिप्लोमेटिक किया
कि ब्रिटिशर्स का एक फुट होल्ड बनता चला गया भारत में। धीरे धीरे आपने बीच में देखा होगा कि पुर्तगीज़ और ब्रिटेन की लड़ाई चल ही रही थी, और इस बीच में जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, और ये उसका जो सबसे बड़ा शहर था बॉम्बे, वो ब्रिटेन को एज ए डॉरी गिफ्ट के तौर पे आ गया, क्योंकि पुर्तगीज़ की जो रानी थी कैथरीन, उनकी शादी हुई थी चार्ल्स सेकंड के साथ। चार्ल्स सेकंड ब्रिटेन के उस समय के राजा थे। और जब बॉम्बे आ गया ब्रिटिश के हाथ में, और उसके बाद से फिर इन्होंने कभी देखा नहीं पीछे मुड़कर, और उसी को हम लोग डॉन ऑफ द मॉडर्न इंडियन एरा कहते हैं। देखिए, एट फर्स्ट जो था ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो ट्रेड हो रहा था यहाँ पे, ये बेसिकली एक म्यूचुअल बेनिफिट थी ब्रिटेन और मुग़ल एम्पायर के लिए। तो यहाँ से मुग़ल एम्पायर यहाँ से रॉ मटेरियल भेजता था ब्रिटेन, और वहाँ से बुलियन बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स के तौर पे होते हैं। सो दैट वे आर बीइंग डिस्पैच्ड फ्रॉम लंदन टू पे फॉर इंडियन एक्सपर्ट्स। So the Mughal treasuries were filled and the weavers and craftsmen of the realm kept PG। तो बेसिकली एक म्यूचुअल था कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जो व्यापारी हैं वो पैसा कमा रहे हैं, हमारे जो आर्टिसंस थे, हमारे जो वीवर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, वो सब अपना काम कर रहे थे। वो अपने काम करके सामान को यूरोपियन मार्केट में बेच रहे थे, और यहाँ से करीब 10 गुना 20 गुना ज़्यादा कीमत उन्हें मिल रहा था। सो इधर वे दे वे हैप्पी। इवन मुग़ल एम्पायर को भी कोई दिक्कत नहीं थी, उनके पास भी अथाह पैसे आ रहे थे, क्योंकि जिसकी कीमत यहाँ पे 2 रुपये थी वो यूरोप के मार्केट में 20 रुपये हो के आ रहे थे। तो स्वाभाविक है 2 रुपये का टैक्स और 20 रुपये का टैक्स, दोनों में अंतर है। सेकेंडली ये भी था कि यूरोपियन आते थे तो इनके पास क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, तो तरह तरह के हथियार, नई टेक्नोलॉजी, और आपस में लेन देन जो होता है, गिफ्ट एंड ऑल दिस। सो दे वर क्वाइट हैप्पी अर्लियर ओनली। बट धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये 17वीं शताब्दी आते आते ये लोग अपना एक ट्रेडिंग सेंटर बना लिए ब्रिटेन वालों ने। ये मद्रास में बना लिया, बॉम्बे में बना लिए, कैलकाटा में बना लिए। तो इन सबको इन्होंने एक अलग नाम दे दिया, ये हमारी प्रेसिडेंसी है। पर उनका शुरुआती एम यही था, अभी तक उनके मन में ये ख्याल नहीं आया था कि मुझे इंडिया में रूल करना है। बेसिकली इनका बस यही मानना था कि वी हैव टू डू ट्रेड विथ इंडिया, वी डोंट वांट टू रूल इंडिया। और इनकी जो टेरिटरी थी ये फैक्ट्री के 4 दीवारी के अंदर ही चलती थी, और इसकी सुरक्षा के लिए ही इन्होंने बड़े बड़े किले बनाए, और ताकि हमारे जो आदमी आए, हमारे जो वर्कर हैं, उनको किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं हो। हमारा जो रॉ मटेरियल है या जो हम जो व्यापार कर रहे हैं उसमें किसी टाइप का हस्तक्षेप ना हो। तो दैट्स वाई दे सेपरेटेड themselves into different presidency। तो some were doing business with Kolkata presidency, Bengal presidency, some were doing it with in Madras, and some were doing it with Bombay। So they make their what do you say, port where they stay and हिफाजत करते थे अपने आप को। फिर 1686 आई, और उस समय कंपनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द एम्पायर। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में दिक्कतें आने के समय 1686 में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने मुग़ल एम्पायर के विरुद्ध ही वॉर डिक्लेयर कर दिया था। और उस समय इंग्लैंड को मुँह की खानी पड़ी थी, और उस समय इंग्लिश इतने तेज़ थे कि गलती करके और तुरंत माफ़ी भी मांगने को तैयार हो गए। उस समय फॉरेनर्स जो थे वो बहुत वीक थे, और इंडियंस हम लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर की डिक्लाइन होने लगी, और औरंगज़ेब के जाने के बाद
बेसिकली मुग़ल एम्पायर अपने सबसे ख़राब समय को देख रहा था। अब जब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा तो ये एक मौका था इन यूरोपियंस के पास। ये देख रहे थे कि मुग़ल एम्पायर्स की जब डिक्लाइन हो रही है तो आपस में इंडिया एक बहुत छोटे छोटे अलग अलग स्टेट में बटा हुआ है। हर एक प्रांत में एक राजा थे और सब अपने आप को मुग़ल सल्तनत से अलग करना चाह रहे थे। तो इसका ये इन ब्रिटिश और ये फ्रांस वालों ने सोचा कि हम कुछ फ़ायदा उठा लें, क्यों ना यही हम डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी उठा के और हम अपना जो फुट होल्ड है उसको हम यहाँ पे मजबूत करें। और उस समय इनके मन में एक ख्याल आना शुरू हुआ कि क्यों ना हम जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्यों ना हम इसको रूल करना शुरू करते हैं, इस जगहों को हम ये रूल करना शुरू कर दें ताकि हमारी पूरी संपत्ति होगी, हमें बिना कोई पैसा खर्च किए हुए ही सारा संपत्ति पे अधिकार हमारा हो जाएगा। और चूँकि एक ही झटके में तो कोई भी काम हो नहीं सकती थी, क्योंकि ये मास रेवोल्यूशन का उपयोग हो जाता। सो बेसिकली दे वेल ऑर्गेनाइज देयर प्लान और अपने आप को इक्विप्ड किया पहले एडवांस्ड इम्प्लीमेंट्स ऑफ वॉर के तहत, और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना जो एम था उसे पूरा करने का कोशिश किया। सो बिटवीन 1740 एंड 1760 यूरोपियंस वहाँ, मैंने पहले भी बताया था आपको कि यूरोप में उधर वॉर छिड़ा हुआ था, आपस में ही दोनों अदर जो भी नेशन थे, यूरोपियन नेशन, वो आपस में एक तरह से वॉर में थे। और बिटवीन 1740 एंड 60 करीब 20 साल के एरिया में फ्रांस और इंग्लैंड वे अपोनेंट, और इसी वजह से वो यहाँ भी इंडिया में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट रखते थे। उसी कड़ी में ब्रिटेन, चूँकि यहाँ पे फ्रेंच का जो पावर था वो बेसिकली बहुत सीमित, बहुत लिमिटेड थी। एंड इट्स सो बिकॉज जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट वाज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइज, और ये बेसिकली फाइनेंस्ड बाय द किंग। तो इनमें जो एक जवाबदेही होती है वो जवाबदेही नहीं थी। तो इस कंपनी की सक्सेस और फेलियर, इस पे फ्रेंच नेशन का कोई कंसर्न नहीं होता था। लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी इंग्लैंड की, और जिसकी फॉर्च्यून और मिसफॉर्च्यून ये हैम्प कर सकता था अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंग्लिश नेशन। तो इट वाज डायरेक्टली इंटरेस्टेड। अब ब्रिटिश तो हाथ जमा ही रहा था, लगे हाथ फ्रेंच ने भी सोची कि आखिर वो भी तो उसी मिट्टी से चल कर आए थे, तो उन्हें भी तो ये दिख रहा था कि मुग़ल रूल जो इंडिया में है वो अपने डिक्लाइन की ओर जा रही है। तो वो क्या करना शुरू किया, उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया ताकि उनका अपने आप को मजबूत हम कर सकें। सो फ्रॉम 1741 they pursued an aggressive policy under Joseph Francois Dupleix under both the English and the Indians। और उनका ये रिज्म कब कम हुआ, जब ये कर्नाटिक वॉर में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हार गए। धीरे धीरे ये कर्नाटिक वॉर हुई, जो हम आगे देखेंगे, और इससे फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ गई कंपनी में, और ये 1769 आते आते ख़त्म होना हुआ। उसके बाद उधर फ्रेंच में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो गई, और धीरे धीरे उनका ये फ्रेंच का जो फुटहोल्ड था वो इंडिया से हटता चला गया। पर कुछ छोटे छोटे ट्रेडिंग पोर्ट्स लाइक पौंडीचेरी, चंद्रनागौर, माहे, कराईकल, ये सब सारे साउथ इंडिया में है। ये सब फ्रेंच रूल में करीब 1949 तक रहे थे। अब छोटा सा हम लोग फ्रेंच के बारे में एक जान लेते हैं कि ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1664 में बनी। और क्यों बनी थी, ये ब्रिटिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनी से कम्पीट करने के लिए बनी थी।
So it was basically a business enterprises, and it was a brainchild of Jean Baptiste Colbert. इस कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर जो थे उनका नाम था फ्रैंकोइस कैरन, who had the experience of working for the Dutch East India Company for around 30 years. So this company established its port in the nearby island of Warbonne and Ile de France. और बेसिकली इनकी एक जो थी एक स्मॉल एरिया ही था ये। बेसिकली इनकी जो एक आउटपोस्ट थी वो पौंडीचेरी में थी, और इनका जो नेवल था वो मॉरिशस में था। एंड दैट टू ये भी कोई बहुत बढ़िया कंडीशन में नहीं रहा कभी भी। So it had established itself in India by 1719, but was near bankruptcy and was at the verge of closure. However, it was in the same year that the company merged with other French trading companies under John Law to form the Compagnie Perpetuelle des Andes, and it became an independent enterprise in 1723. So this much, a little bit about the French East India Company. Now, एक जो शुरुआत थी इंडिया में ब्रिटेन की फुटहोल्ड की, तो ये बेसिकली शुरू होता है इस कार्नेटिक वॉर से। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये कार्नेटिक का एरिया है। यही है कि मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो आप इस जो एरिया को देख रहे होंगे, ये हाईलाइटेड एरिया है, ये बेसिकली हमारा कार्नेटिक का एरिया कहलाता है। अब कर्नाटिक किसे कहते हैं? द कर्नाटिक कोस्ट इज अ रीजन इन साउथ इंडिया लाइंग विद इन द ईस्टर्न घाट एंड द कोरोमंडल कोस्ट। ये हमारा एरिया कहाँ से कहाँ तक आता है? ईस्टर्न घाट से शुरू होता हुआ ये कोरोमंडल कोस्ट तक आता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारा ईस्टर्न घाट है, और ईस्टर्न घाट से लेता हुआ ये हमारा कोरोमंडल कोस्ट तक आता है। तो इसमें कौन कौन सा एरिया हो जाएगा? एक तो हमारा तमिलनाडु आ जाता है, फिर साउथ ईस्टर्न कर्नाटका आ जाता है, और सदर्न आंध्रा आ जाता है। अब इस रीजन का एक प्राइम पोजीशन था, क्योंकि ये प्राइम पोजीशन बाय द सी था, समुद्र के किनारे था, सो इट वाज ऑलवेज इजी टू अटैक इन द ओपन। So these conditions gave the foreigners an opportunity to expand their political influence over the South Indian state. The English East India Company was not alone in putting forward the commercial and political claims. While it was able to eliminate the Dutch and Portuguese from South India by the end of 17th century, so now France had appeared as a new rival. So for nearly 20 years, from 1744 to 1763 AD, the French and the British indulged in bitter warfare for control over the trade, wealth and territory of India. अब देखिए, वहाँ पे मैंने आपसे पहले ही बोला था ना कि ये सब आपस में 1440 to 60 के बीच में, 1740 to 60 के बीच में ये आपस में ही लड़ाई झगड़े में पड़े थे अपने पुराने स्टेट में। अब यहाँ पे भी यही हाल हो रहा है कि ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में लड़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों की अपनी 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 प्रबल इच्छा है कि यहाँ का कॉमर्शियल और पॉलिटिकल क्लेम हमारे अंदर आ जाए, इंडिया का। और चूँकि ब्रिटेन ने तब तक डच और पोर्टुगीज़ को हटा ही चुका था, यहाँ से भारत से वापस भेज ही चुका था, पर ब्रिटेन के लिए फ्रांस एक चुनौती थी, फ्रांस के लिए ब्रिटेन एक चुनौती थी। तो अब इन लोगों ने सोचा कि अब आपस में ही लड़ कट के जो फैसला करना है कर लो, या तो हम रहे या तो तू रहो। उधर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक और लड़ाई चल रही थी वहाँ यूरोप में, और वो लड़ाई किस लिए थी? वो लड़ाई थी एक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज टू एक्सपेंड देयर कॉलोनीज इन अमेरिका। अब सिंस मुग़ल पावर यहाँ पे डिक्लाइन पे था, इन लोगों ने सोचा कि इंडिया में ये एक सबसे सुनहरा मौका है, और इसमें अगर जो बाजी मार लेगी उसकी जो ट्रेड राइवलरी है ये समाप्त हो जाएगी। अब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की जब मौत हो जाती है तो पॉलिटिकली अनसेटल्ड कंडीशन हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। अब इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश ये दोनों राज्य चाहता है। इसी बीच एक मौका आ जाता है। अब ये जो कार्नेटिक का जो एरिया है,
अभी जो मैंने आपको बताया, ये ईस्टर्न घाट से लेके कोरोमंडल तक, ये इस रूल किया जाता था। उस समय के एक नवाब थे, उनका नाम था दोस्त अली। और बेसिकली ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद के छत्र छाया में काम करते थे। उनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्त अली मर गए। ये पूरा एरिया, कर्नाटक का एरिया, बड़ा लंबा चौड़ा एरिया था और सबका यहाँ पे ब्रिटेन का भी चाह था और फ्रांस का भी चाह था। अब जब दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है तो एक पावर स्ट्रगल होता है किसके किसके बीच में। ये होता है दोस्त अली के सन इन लॉ, दामाद के बीच में, जिनका नाम था चंदा साहब। और चूँकि ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद के छत्र छाया में काम करते थे तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने भी अपना एक उत्तराधिकारी सौंप रखा था कि जाओ तू, अब दोस्त अली तो चल बसा। क्योंकि उससे हमारी एग्रीमेंट थी, इसलिए हम लोग कुछ नहीं करते थे। और उस समय निज़ाम, जो हैदराबाद के निज़ाम थे, उनकी अटूट संपत्ति हुआ करती थी। पावर और पैसे में वो किसी से कम नहीं थे। तो जो निज़ाम के नोमिनी थे अनवरुद्दीन, और इधर दोस्त अली के जो दामाद थे चंदा साहब, इन दोनों के बीच में एक पावर स्ट्रगल की लड़ाई हो गई। अब यहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ने इस मौके का फ़ायदा उठाने को सोचा। फ्रेंच वालों ने क्या किया, उन्होंने दोस्त अली के जो दामाद थे चंदा साहब, उसे बोला कि यार तुम्हारा तो इस पे कानूनी हक है, तो तू लड़ाई लड़, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ब्रिटेन वालों ने जाकर जो निज़ाम के जो लीगल परव्यू थे अनवरुद्दीन, उन्होंने, ब्रिटेन ने उनको सपोर्ट कर दिया। बोला कि नहीं यार, क्योंकि निज़ाम के रहमो करम पे वो काम कर रहा था, इसलिए हक तो तुम्हारा बनता है। और बेसिकली ये दो रूलरों की लड़ाई अब तो यूरोपियन नेशन की लड़ाई में बदल गई। शुरुआत में जो ब्रिटिश वालों थे ना, ये जब आपस में लड़ाई हो गई तो शुरुआत में ब्रिटिश कुछ फ्रेंच शिप को इनिशियली कैप्चर कर लिए, और इस बीच फ्रेंच वालों ने अपने बैकअप के लिए मॉरिशस में, चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था इनका पोर्ट था, तो वहाँ से इन लोगों ने और बैकअप के लिए जहाज़ मंगाए। और करीब सितंबर 21, 1746 होते होते ये ब्रिटिश सिटी ऑफ मद्रास, जो मद्रास में इन्होंने प्रेसिडेंसी बना के रखी थी ब्रिटेन वालों ने, उसे करीब करीब इन्होंने कैप्चर कर लिया। और इसमें सबसे ख़ास बात ये थी ना कि अमंग द प्रिजनर्स ऑफ वॉर वर रॉबर्ट क्लाइव। उसी समय ऑस्ट्रिया का जो वॉर चल रहा था फॉर थ्रोन एक्सेशन, तो वो ख़त्म हो गई। और उसके ख़त्म होते होते ही ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर भी समाप्त हो गया। उस समय एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था एक्स-ले-चैपल। ये 1748 में हुई, और इसमें ये ट्रीटी हुई दोनों के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, कि ठीक है मद्रास आप हमें लौटा दो, इसके बदले में आप उत्तरी अमेरिका में एक लुइस वर्ज का एक जगह है, जिसे ये फ्रांस का था फोर्ट्रेस, जिसे ब्रिटेन ने कैप्चर कर लिया था। तो ब्रिटेन ने एक समझौता दिया कि आपने यहाँ पे मद्रास ले लिया है, हमने आपसे नॉर्थ अमेरिका का लुइस वर्ग ले लिया है, तो आप ऐसा करो भैया कि आप हमें मद्रास दे दो और हम आपको लुइस वर्ग दे देते हैं। समझौता हो गया। चंदा साहब, जिसे फ्रेंच वालों ने सपोर्ट किया था, उन्हें गद्दी मिल गई। तो फ्रेंच ने भी बोला कि हमारी तो तूती चल रही है, अब हमें तो कुछ कहना नहीं है, मान गए। अगले साल एक बड़ा झटका और लगा। झटका क्या था, अब जो हैदराबाद के निज़ाम थे, निज़ाम उल मुल्क, उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु हो गई, फिर से पावर स्ट्रगल हो गया। अब हैदराबाद का निज़ाम, जिसके पास बेशुमार दौलत थी, आखिर
पावर, पैसा किसे नहीं चाहिए। अब क्या हुआ, सिविल वॉर शुरू हो गई। किनके बीच हो गई, तो मीर अहमद अली खान नासिर जंग, ये थे निज़ाम मुल्क, जो हैदराबाद के निज़ाम थे, उनके बेटे थे। और हिदायत मुहीउद्दीन सादुल्लाह खान मुजफ्फर जंग, मीन्स नासिर जंग शॉर्ट में ये समझो कि नासिर जंग जो कि निज़ामुल मुल्क के बेटे थे, और मुजफ्फर जंग जो कि निज़ामुल मुल्क के भतीजे पोते थे। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब चंदा साहब जो कि अभी कर्नाटक रीजन के जो नवाब थे, उनके लिए एक सुनहरा मौका आ गया। ये चाह रहे थे नवाब ऑफ आरकोट बनना, और इसी वजह से उन्होंने मुजफ्फर जंग का साथ दिया। मुजफ्फर जंग जो कि निज़ामुल मुल्क के पोते थे, चंदा साहिब ने उनसे हाथ मिला लिया और इस शर्त पे किया कि आप आरकट के जो नवाब हैं उस समय, अनवरुद्दीन मोहम्मद खान, आप उनसे लड़ाई लग के में मेरा साथ दीजिए, मैं आपके नासिर जंग से जो लड़ाई हो रही है उसमें हम आपका साथ देंगे। फ्रेंच वालों ने फिर इसका मौका बनाने का चाहा। फ्रेंच ने क्या किया, ये चंदा साहब और मुजफ्फर जंग जो थे, इनका जो पार्टी था, इसे इन्होंने, फ्रेंच ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें पावर में आने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं। अब ब्रिटेन भी कहाँ चुप बैठने वाला था, ब्रिटेन को भी मालूम चला, तो वो क्या किया, वो नासिर जंग और मोहम्मद अली खान बालजा, जो नवाब अनवरुद्दीन मोहम्मद खान थे, आरकोट के जो नवाब थे, उनकी मृत्यु हो जाती है शुरू में, तो उनके जो बेटे थे मोहम्मद अली खान बालजा, तो ब्रिटेन ने बोला कि हम आपके साथ हैं। फिर दोनों में लड़ाई हो गई। अब ये आपस की लड़ाई, ये दोनों यूरोपियन मुल्क की लड़ाई हो गई। शुरुआत में तो हुआ कि फ्रेंच वालों ने जीत लिया, क्योंकि एक साल पहले ही ये जीत लिए थे और फ्रेंच को बुरी तरह ब्रिटेन को बुरी तरह हरा दिए थे। रॉबर्ट क्लाइव को इन्होंने बंदी बना लिया था। तो इनकी जो ताकत थी और इनका जो मोरल था वो अपने हाई लेवल पे था, तो इसलिए स्टार्टिंग में दे वोन। और अपने जो ओपोनेंट थे उनको इन्होंने शुरू में डिफीट भी कर दिया, उनको उनकी मर्डर करा दी, और बेसिकली उनके अपने जो सपोर्ट जिनको इन्होंने सपोर्ट किया था, मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को, बेसिकली ये इसे 1749 में थ्रोन पे बैठा दिया। पर रॉबर्ट क्लाइव के मन में एक गुस्सा तो चल ही रहा था कि यार पिछली बार तो ये हरा दिया, तो इस बार ये पूरी शक्ति के साथ लड़े और आरकट को रॉबर्ट क्लाइव ने जीत लिया। अब जब जीत लिया तो फिर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई। अब ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में 1754 में ये जाकर ट्रीटी हुई, और इससे ये सेकेंड कार्नेटिक वॉर भी ख़त्म हो गया। अब जो फ्रेंच के यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे ड्यूप्लेक्स, उन्हें वापस बुलाया गया और उनकी जगह पे गोधेऊ को नया गवर्नर बनाया गया इंडिया में। इस लड़ाई में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही धन की हानि हुई, और बेसिकली यही एक वजह है जिससे कि फ्रेंच का इंडिया में फुटहोल्ड बहुत ही कम हो गया। ये लड़ाई उसके लिए एक बहुत ही बुरा सबब छोड़ के गई। एंड मोहम्मद अली खान बालाजा रिकॉग्नाइज्ड एज नवाब ऑफ आरकट, जो कि अनवरुद्दीन मोहम्मद खान जो समय के नवाब थे उनके बेटे थे और ब्रिटिश के द्वारा संरक्षण प्राप्त था। तो बेसिकली ही बिकेम एज नवाब ऑफ आरकट। अब आते हैं हम तीसरे कार्नेटिक वॉर पे। ये 1758 टू 1763 चली थी। उधर यूरोप में उस समय 7 ईयर वॉर चल रहा था। सो ये जो 7 ईयर वॉर चल रही थी इन यूरोप, इट रिजल्टेड इन अ रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया। अब जो तीसरा कार्नेटिक वॉर है, 2 कार्नेटिक वॉर तो हम लोगों ने देखा कि एक में तो जो कार्नेटिक एरिया थे उसके जो
नवाब थे दोस्त अली, उनकी मृत्यु होने पे हुई। दूसरा कर्नाटिक वार शुरुआत हुआ निज़ाम उल मुल्क, जो कि हैदराबाद के निज़ाम थे, उनकी मृत्यु के बाद। और तीसरा कर्नाटिक वार सिर्फ सदर्न एरिया में ही नहीं पर हुआ, ये बेसिकली बंगाल तक फैल गया। यहाँ पे ये ऐसा फैला कि ब्रिटिश के जो फोर्सेस थे उन्होंने फ्रेंच का एक सेटलमेंट था चंदन नगर, वहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया 1757 में। 29 अप्रैल 1758 को द ब्रिटिश वाइस एडमिरल ऑफ फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज पोकॉक engaged the naval forces of French Admiral Comte Antonio d'H। उस समय रिजल्ट कुछ नहीं आ पाया, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रेंच के करीब 600 लोग या तो मारे गए या तो घायल हुए, और ब्रिटिश कैजुअलिटी वाज ओवर 100 ओनली। सो 500 मोर कैजुअलिटी देन ब्रिटिशर्स। और उस समय ये नहीं था कि पूरा फ्रांस तो यही नहीं आ गया था, तो बहुत ही लिमिटेड संख्या में थे लोग यहाँ पे, एंड आउट ऑफ विच 600 men were either wounded or killed. So it was a huge loss for France. Coming on 4th May, the French captured the British position of Cuddalore. Cuddalore एक जगह है साउथ इंडिया में, पौंडीचेरी के पास में। On 2nd June, the British East India Company station at Fort St. David fell to the French forces of the Comte de Lally without putting up much resistance. The garrison at the nearby Devikota similarly fell to the French. 24 जून को मार्कस दी बसी expanded French interest in the Circus by his capture of 3 East India Company stations, Visakhapatnam and its fort. Control of Visakhapatnam gave the French dominance of its important cloth weaving manufactures. ये याद रखना है कि control of Visakhapatnam gave the French dominance of its important cloth weaving manufactures. So, but however on October 20, कर्नल जो फ्रांसिस फोर्डे थे, ये ब्रिटेन के लिए इस कंपनी को रिकैप्चर कर लिया। 3 अगस्त उसी साल 3 अगस्त को पोकॉक एंड डीएच फिर से एक बार फाइट में आए और नागापट्टिनम जो तमिलनाडु में है उसे जीत लिया, और इसमें भी फ्रेंच वालों को बहुत नुकसान हुई। करीब उनके 500 लोग, उनके करीब 500 कैजुअलिटी हुए, एंड ब्रिटिशर्स इट वाज ओनली 200। डीएच को फिर वापस कोरोमंडल कोस्ट में भेजा गया, और इसले दी फ्रांस जो कि उनकी मॉरिशस में थी पोर्ट नेवल बेस, वहाँ पे भेजा गया। ऑन 7th of December, कर्नल फोर्ट डिफीटेड द फ्रेंच लेड बाई मार्केस दी कॉन्फ्रेंस एट कॉन्डोर नॉर्थ ऑफ राजमुंदरी, ये आंध्र प्रदेश में है। सो ड्यूरिंग द एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ 14 दिसंबर 1758 to 15th Feb 1759, द फ्रेंच besieged मद्रास। फिर से इन्होंने, फ्रेंच वालों ने मद्रास पे कब्जा कर लिया, और उस समय रेजिमेंटल फोर्स किसके द्वारा कमांडेड किया गया था? लैली का। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स वहाँ से भागना शुरू किए। सिर्फ उनका एक आउटपोस्ट बचा था चिंगलपेट में। उन्होंने अपने सारे फोर्सेस को सन जॉर्ज, जो मद्रास में उनका एक फोर्ट था, वहाँ पे उन्होंने केंद्रित कर रखा था। सो विदाउट कंट्रोल ऑफ द सी एंड द ब्रिटिश फोर्स एट चिंगलपेट एंड तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, वापस फ्रेंच भागना शुरू किए। और ये इसलिए भागे क्योंकि एडमिरल पोकॉक बॉम्बे से अपने पूरे साज सज्जा के साथ आ रहे थे मद्रास, और जान रहे थे, ये फ्रेंच वाले जान रहे थे कि बेसिकली वी आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग इन नेवी, और एडमिरल पोकॉक उस समय के बहुत नामी हस्ती थे। तो उनका एक खौफ था कि 2 बार उन्होंने लड़ाई किया, एक बार 600 कैजुअलिटी, एक बार 500 कैजुअलिटी, 1100 तो पोकॉक साहब मार के ही चले गए। सो विद ब्रिटिश रीइंफोर्समेंट इन द कोर्स ऑफ द सीज, ब्रिटिश टुक 468 कैजुअलिटीज़। ये पहला एक ब्रिटिश का कैजुअलिटी हुआ कि इन्होंने 468 कैजुअलिटी भी खाई। सो बिटवीन द पीरियड ऑफ 25 मार्च एंड अप्रैल 8, 1759, सो कर्नल फोर्ट हेल्थ मसूलीपट्टनम अंडर सीज। मसूलीपट्टनम में उस समय फ्रेंच का शासन हुआ करता था। ऑन अप्रैल 7th and 8, he attacked and forced
confluence to surrender. A treaty signed on May 14 with Salabgad Jung provided for the replacement of French with British interest in the मसूलीपट्टनम रीजन। तो उस समय सलावत जंग जो थे वहाँ के नवाब थे और इनसे एक ट्रीटी साइन की गई मई 14 में कि अब आप जो फ्रेंच के साथ जो आपकी समझौता थी वो फ्रेंच के साथ वो समझौता आप ख़त्म कीजिए और ब्रिटेन के साथ वो समझौता शुरू कीजिए। कहाँ के लिए? मसूलीपट्टनम के लिए। और इससे पूरे ब्रिटिश कंट्रोल हो गया नॉर्दर्न सरकार्स में। 28 मई को ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस कैप्चर्ड बाय डायरेक्ट असॉल्ट फ्रॉम द फ्रेंच द पोस्ट ऑफ एट कांजीवरम। फॉर द थर्ड टाइम ऑन 10 September, Pocock and D.H. met in a naval clash near Trincomalee. On this occasion, the French held the advantage of 11 ships of war to the British number of 7। और एक बार और 28 मई को 10 सितंबर को फिर से एडमिरल पोकॉक और D.H. एक बार फिर हुए उन दोनों के बीच में नेवल क्लैश। ये हुआ था ट्रिनकोमैली में और इस समय फ्रेंच के पास 11 शिप थे और ब्रिटिश के पास 7 थे। पर फ्रेंच इस बार भी हार ही गए और करीब इनके 886 men were killed। On an approx 886 men were killed and wounded and they left for Pondicherry for refitting। ब्रिटेन को भी बड़ा लॉस हुआ था, 569 के आसपास लोग मरे थे, लेकिन फिर भी उनके 300 ज़्यादा मर गए थे फ्रेंच वालों का। और बट इतने लॉस होने के बाद भी इन्होंने कोरोमंडल पे अपना कब्जा कायम रखा। So with a British contingent, Major Colmonde Brereton attacked the French forces at Vandivas on September 29। So अब आखिरी एक मौका हुआ जो बैटल ऑफ वांडीवास शुरू हुई। इसमें मेजर कॉलमोंडे ब्रेरेटन ने अटैक किया था फ्रेंच फोर्सेस को ऑन September 19। तो ये पहला अटैक फेल हो गया था एंड ब्रिटिश सफर्ड द लॉस ऑफ ओवर 200 मैन। सो फिर जनवरी 22, 1760 को सर आयरे कुटी, कमांडर ऑफ द मद्रास आर्मी, डिसेसिबली बीट द फ्रेंच जनरल कॉम्टे डी लैली एट द बैटल ऑफ वेंडिवास। सो सर आयरे कोटे जो समय मद्रास आर्मी के कमांडर थे, उन्होंने बैटल ऑफ वेंडिवास में फ्रेंच जनरल कॉम्टे डी लैली को हरा दिया। द फ्रेंच कमांडर लैली वॉज वुंडेड एंड मार्किस डी वोसी टेकन प्रिजनर। So on Jan 15, 1761, after a lengthy siege, Court captured the French possession of Pondicherry by starving them into submission. Hence the British wrapped up the Carnatic War, employing cunning moves and deft distribution of armed forces. So this led to end of Third and last Carnatic War. So this also positioned Britishers as the sole authority in India. So basically यही सबसे बड़ा एक एरिया है जहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे।